रात के गहरे अंधेरे के बावजूद इस वक्त रायजादा हाउस में रोशनियां फैली हुई थी। अंदर सुरभि के दिल में हलचल मची हुई थी। वह बार बार अपने हाथ में पकड़े सफ़ेद लिफाफे को देख रही थी, जिसके अंदर रखी रिपोर्ट ने उसकी ज़िंदगी के 5 साल के सूखेपन में हरियाली की एक नई उम्मीद जगा दी थी। वह संगमरमर के ठंडे फर्श पर नंगे पांव इधर से उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जो शायद पूर्णिमा के चांद में भी ना हो। वह कई बार सोफे पर बैठी अपनी सास सरला जी की तरफ देखती। सरला जी ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा और थोड़ा झुझुला कर बोली, सुरभि बेटा बस भी करो। क्या तुम पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमती रहोगी? पृथ्वी आ जाएगा। बिजनेस मीटिंग में देर हो ही जाती है। तुम आकर आराम क्यों नहीं कर लेती? देखो तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ लग रहा है। सुरभि मुस्कुराई, सास के पास आकर उनका हाथ थाम लिया और धीमे से बोली, अम्मा जी आज की रात आराम की नहीं है, बस पृथ्वी आ जाए मैं आपको ऐसी खुशखबरी दूंगी कि आपकी सारी नींद उड़ जाएगी। सरला जी ने एक ठंडी सांस ली, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, 5 साल हो गए इस घर में तुम्हें आए, लेकिन अब तक किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। लोग बातें बनाते हैं कि रायजादा विला का चिराग बुझने वाला है। वह अभी यह कह रही थी कि पुर्जे में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। सुरभि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से अपना पल्ला ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नौकर ऋषभ दौड़कर दरवाज़ा खोलने गया और तभी पृथ्वी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी कठोरता और फैसला साफ झलक रहा था। उसके पीछे एक जवान लड़की भी थी, जिसने गहरे रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर बेबाकी और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। सुरभि आगे बढ़ी, पृथ्वी का हाथ थामने लगी और प्यार भरी आवाज़ में बोली, पृथ्वी आप आ गए। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी दिखाना है। लेकिन पृथ्वी ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बेरुखी से सुरभि का मुस्कुराता चेहरा पल भर में बुझ गया। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही सरला जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हैरानी से उस लड़की को देखते हुए बोली, पृथ्वी बेटा यह लड़की कौन है और इतनी रात को तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? पृथ्वी ने गहरी सांस ली और फिर सुरभि की आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बोला, यह करीना है, मेरी पत्नी और इस घर की नई मालकिन। आज शाम मैंने इससे शादी कर ली है। सुरभि को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसके हाथ से वह लिफाफा फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा, जिसमें उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। कांपती आवाज में उसने पूछा, पृथ्वी यह आप क्या कह रहे हैं? शादी? करीना, लेकिन हम तो खुश थे, हमारी जिंदगी में तो सब ठीक था। पृथ्वी ने तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक था सुरभि, 5 साल से मैं ऐसी औरत के साथ रह रहा हूँ जो मुझे एक वारिस तक नहीं दे सकी। मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है। मुझे औलाद चाहिए जो तुम कभी नहीं दे सकी। मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक गया हूँ और तुम्हारी इस चुप्पी से भी। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि अब करीना इस घर में रहेगी और उसे वही हक मिलेगा जो तुम्हें मिला था, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वह खुशी देगी जिसे तुम कभी ना दे सकी। करीना आगे बढ़कर सुरभि के करीब आई और घमंड से बोली, हेलो सुरभि, मुझे उम्मीद है हम साथ मिलकर रहेंगे। वैसे भी पृथ्वी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम कितनी बेबस हो। सुरभि की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह सिसकते हुए पृथ्वी का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, पृथ्वी आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, एक बार भी मेरे दर्द को नहीं समझा। आपको सिर्फ बारिश चाहिए था ना? तो यह रिपोर्ट देखिए इसमें क्या लिखा है। लेकिन पृथ्वी ने गुस्से में आकर बोला, बस करो, यह नाटक बहुत हो चुका है।
अब बहुत देर हो गई है, मुझे इन कागज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जाओ और करीना के लिए ऊपर वाला कमरा तैयार करो, वो थक गई है। पृथ्वी की आवाज़ सख्त और बेरहम थी। सरला जी भी इस सबसे सदमे में थी, मगर बेटे के गुस्से के आगे उनकी जुबान बंद हो गई। सुरभि ने जमीन पर पड़ी उस रिपोर्ट को देखा जो पृथ्वी के पैरों तले कुचली जा रही थी। उसने एक नज़र पृथ्वी के पत्थर बनी चेहरे पर डाली और उसी पल उसे समझ आ गया कि जिस आदमी के साथ वह पिछले 5 साल से रह रही थी वह उसके प्यार का हकदार ही नहीं था। जब पृथ्वी ने सुरभि का हाथ झटक कर उसे नीचे ढकेला तो वह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं गिरी थी, बल्कि उसके 5 साल के सपने, उसका भरोसा, उसका पूरा अस्तित्व चकनाचूर हो गया था। उसे वो दिन याद आने लगे जब पृथ्वी उससे प्यार की बातें करता था, वफा की बातें करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके बीच कोई नहीं आ सकता। आज वही बातें धूल बनकर उड़ रही थी। सुरभि फर्श पर बैठी नम आंखों से पृथ्वी को देख रही थी जो करीना का हाथ थामे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। करीना ने पलटकर सुरभि की तरफ एक जहरीली मुस्कान उछाली और बनावटी लहजे में बोली, पृथ्वी देखो तो सही, यह अब भी यहीं बैठकर रो रही है। कहीं आज रात यहीं लॉबी में गुजारने का इरादा तो नहीं है? पृथ्वी और भड़क उठा। उसने कड़वी आवाज़ में कहा, सुरभि, मैंने तुमसे कहा है करीना का कमरा तैयार करो और अपनी यह रोने धोने वाली शक्ल मेरे सामने से हटाओ। खुशी के मौके पर मुझे ऐसी मनहूस सूरतें देखना पसंद नहीं। सरला जी आगे बढ़ी, सुरभि के कंधे पर हाथ रखा और कड़े स्वर में बोली, पृथ्वी होश में आओ, यह तुम्हारी पहली पत्नी है, तुम्हारे सुख दुख की साथी। इस तरह सबके सामने अपमान मत करो। लेकिन पृथ्वी ने माँ की बात काटते हुए तीखे लहजे में कहा, अम्मा, बस बहुत हो गया। आपकी इस हमदर्दी ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया है। मेरे दोस्त अपनी गोद में बच्चे खिला रहे हैं और मैं खाली हाथ सबका मुंह देखता हूँ। मुझे औलाद चाहिए अम्मा, बस औलाद। और जो औरत मुझे यह नहीं दे सकती उसे मेरे सामने हक जमाने का कोई अधिकार नहीं है। सुरभि ने हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, पृथ्वी, क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक औलाद पैदा करने की मशीन थी? क्या हमारी मोहब्बत, हमारा साथ सब बेकार था? क्या आपको जरा भी एहसास नहीं कि आप मेरे दिल पर क्या बीतने दे रहे हैं? पृथ्वी पलटा, उसकी आंखों में बेरहमी थी। वह चिल्लाया, कौन सी मोहब्बत सुरभि, कौन सा साथ? जिस प्यार का कोई नतीजा ना हो वह मेरे लिए बोझ है। मुझे राजज़ादा खानदान का वारिस चाहिए और करीना मुझे वह देगी। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो किनारे पड़ी रहो, वरना इस बिल्ला के बाहर का दरवाज़ा खुला है। करीना ने पृथ्वी की बाह में हाथ डालते हुए प्यार से कहा, छोड़ो ना पृथ्वी, क्यों इसके मुँह लगते हो? इसे खुद समझ आ जाएगा कि अब इसकी हैसियत क्या है। चलिए ऊपर चलते हैं। सुरभि ने उन दोनों को ऊपर जाते देखा तो उसे लगा जैसे बिल्ला की दीवारें, उसके दरवाजे सब उस पर हंस रहे हों। उसने दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की तो उसका हाथ उसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर पड़ा जो मुड़ चुकी थी, फट चुकी थी। उसने कागज़ को देखा और उसके भीतर एक पक्का फैसला जन्म ले चुका। उसने सोच लिया कि जो आदमी उसे और उसके होने वाले बच्चे को सिर्फ ज़रूरत की तराजू में तौल रहा, उसे इस खुशी के बारे में जानने का कोई हक नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और सरला जी की तरफ देखकर शांत मगर दृढ़ आवाज़ में बोली, अम्मा जी, मेरा सामान समेटने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस विला से कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत ही नहीं रही। जब इज्जत नहीं बची तो सामान का क्या करूंगी? सरला जी रो पड़ी। उसे रोकते हुए बोली, नहीं सुरभि बेटा, इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी माँ का घर तो सालों से बंद पड़ा है, ना वहाँ बिजली होगी ना पानी। तुम अकेली कैसे रहोगी? यह घर तुम्हारा भी है। पृथ्वी गुस्से में है, वो मान जाएगा। सुरभि ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अम्मा जी, जो मर्द दूसरी औरत का हाथ थाम कर अपनी पत्नी को बांझ होने का ताना दे वह कभी नहीं मानता। और जिस घर में मेरी जगह किसी और को दी गई हो वहाँ मेरा दम घुटता है। मैं अपनी माँ के उसी पुराने घर में रह लूँगी जहाँ कम से कम मेरी खुददारी तो सुरक्षित होगी। उसने अपना पल्ला ओढ़ लिया और बिना पीछे देखे बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। बुजुर्ग नौकर काका जी ने उसे रोकने की कोशिश की और कांपती आवाज़ में बोले, बिटिया, मैं पृथ्वी बाबू को बुला लाता हूँ। पृथ्वी बाबू को पता चला तो
बहुत नाराज होंगे। सुरभि ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊं या मर जाऊं। उनकी जिंदगी में अब करीना आ गई है। इतना कहकर वह हवेली के भारी लोहे के गेट से बाहर निकल गई। बाहर ठंडी हवा के तेज झोंकों ने उसका स्वागत किया। सड़क पर सन्नाटा पसरा था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उसे याद आया कि कैसे 5 साल पहले इसी दहलीज पर वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज उसी दहलीज से उसे एक गुनहगार की तरह निकाल दिया गया है। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने होने वाले बच्चे से मन ही मन बोली, मेरे बच्चे, डरना मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाएगी, ऐसी दुनिया जहाँ कोई तुम्हें नीची नज़र से नहीं देखेगा। वह पैदल ही अपनी माँ के पुराने घर की तरफ चल पड़ी, जो बिल्ला से कुछ मील दूर एक तंग गली में था। उसके पैर दुख रहे थे, लेकिन दिल का दर्द इतना गहरा था कि शरीर की तकलीफ उसे महसूस भी नहीं हो रही थी। जब वह पक्की सड़क पर पहुंची तो उसने एक रिक्शा लिया और अपनी माँ के घर की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर ताला जंग खाया हुआ था। उसकी माँ को गुजरे 3 साल हो चुके थे। पिता का साया तो बचपन से ही उठ गया था। माँ के जाने के बाद सरला जी ने उसे यहाँ आने से रोक दिया था और जिंदगी में कभी ऐसा मौका भी ही नहीं दिया कि वह इस घर की तरफ लौट सके। उसका हर सुख हर आराम उसे पृथ्वी के घर मिला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्यार की बातें करने वाला उसका पति एक दिन उसे इस तरह बेइज्जत कर देगा। अगर आज किस्मत ने उसे गहरी चोट दी थी। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और जंग लगे ताले को तोड़ दिया। अंदर दाखिल हुई तो हर तरह धूल और सन्नाटा पसरा था। वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गई, गहरी सांस ली और खुद से कहा कि आज से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। अब वह किसी की मोहताज नहीं है। उसके कमरे की खिड़की खोली तो बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे मौसम भी उसके दर्द में शामिल हो। सुरभि ने मन ही मन ठान लिया कि वह अब कभी पृथ्वी का नाम भी नहीं लेगी। वह अपने बच्चे को खुद पालेगी और उसे ऐसा इंसान बनाएगी जो औरत की इज्जत करना जानता हो। उसने कमरे के कोने में पड़ी अपनी माँ की तस्वीर निकाली, जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी। उसे पता था कि जिस दिन पृथ्वी को सच्चाई का पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी और तब तक वह उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी होगी। उसने रात का बाकी हिस्सा वहीं बैठकर गुजार दिया और सुबह की पहली किरण के साथ अपने नए सफ़र की तैयारी कर ली, क्योंकि उसके भीतर एक नई जिंदगी पल रही थी जो उसकी ताकत और जीने की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। दूसरी तरफ रात की स्याही अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। बिल्ला के लॉज में सरला जी की सिसकियों से पृथ्वी की आंख खुल गई। वह करीना के पास से उठकर बेचैनी में नीचे आया तो देखा कि लॉज में वही भारी और उदास खामोशी पसरी हुई थी। काका एक कोने में खड़े चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे। पृथ्वी ने गुस्से और झुलझुलाहट में कहा, अम्मा जी, क्या आप हर वक्त यही बैठकर मातम करती रहेंगी? वह खुद गई है, मेरी मर्जी के बिना। मैंने उसे धक्का देकर तो नहीं निकाला। सरला जी तड़प उठी। उन्होंने कांपती आवाज में बेटे की तरफ देखा और बोली, पृथ्वी, वह तुमसे सच्चा प्यार करती थी। तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारे ताने सब सहती रही, लेकिन तुमने उसे बाज कहकर उसके वजूद पर जो वार किया है उसका कोई इलाज नहीं है। पृथ्वी ने उनकी बात अनसुनी कर दिया और सोफे की तरफ बढ़ गया, जहां सुरभि का शॉल अब भी पड़ा हुआ था। जैसे ही उसका पैर आगे बढ़ा, जूते के नीचे कोई कागज चरमराया। पृथ्वी ने झुककर देखा और वह मुड़ा हुआ कागज उठा लिया। उसे लगा शायद सुरभि कोई अलविदा का खत छोड़ गई होगी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर पड़ी, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखें रिपोर्ट की तारीख और डॉक्टर की टिप्पणी पर टिक गई, जहां साफ लिखा था, सुरभि 4 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। पृथ्वी के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें गले में अटक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तपता हुआ लोहा उतार दिया हो। वह वहीं सोफे पर ढह गया और उसकी जुबान से निकला, अम्मा जी,
यह क्या है? देखिए इसमें क्या लिखा है। सरला जी ने झपट कर वह कागज उसके हाथ से ले लिया और जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी उनके मुंह से एक चीख निकल गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरी बच्ची, वह तो मुझे खुशखबरी देने वाली थी। 5 साल के इंतजार के पूरे होने का जश्न मनाने वाली थी और तुमने उसे सौतन की खबर सुना दी। पृथ्वी तुम बर्बाद हो गए मेरे बच्चे, तुमने अपने ही वंश को ठुकरा दिया। पृथ्वी का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे रात के वे शब्द याद आने लगे जब सुरभि तड़प कर कह रही थी, पृथ्वी इस रिपोर्ट को देखिए क्या लिखा है, और उसने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया था। तभी करीना जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी यह मंजर देखकर घबरा गई और बोली, पृथ्वी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? और सरला आंटी क्यों रो रही हैं? पृथ्वी ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो करीना, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी। सुरभि प्रेग्नेंट थी और मैंने उसे घर से निकाल दिया। करीना का चेहरा उड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, लेकिन पृथ्वी आपने तो कहा था वह कभी माँ नहीं बन सकती, शायद वह रिपोर्ट गलत हो। पृथ्वी चिल्ला पड़ा, बस करो, अपनी जुबान बंद रखो, रिपोर्ट गलत नहीं थी, मैं अंधा था। वह तड़प कर उठा, गाड़ी की चाबी उठाई और पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। काका ने पीछे सवार दी, बाबूजी वह अपने मायके वाले पुराने घर गई होगी। पृथ्वी ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सुरभि के मायके की तरफ दौड़ पड़ा। उसका दिल चाह रहा था कि वह उड़कर वहां पहुंच जाए, सुरभि के पैरों में गिर जाए और माफ़ी मांग ले। रास्ते भर वह खुद को कोसता रहा कि उसने थोड़ा सब्र क्यों नहीं किया। 5 साल इंतजार कर लिया था तो कुछ दिन और क्यों नहीं रुक गया। जब वह सुरभि के जर्जर पुराने घर के सामने पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। उसने जोर जोर से दस्तक दी और पुकारा, सुरभि सुरभि, दरवाज़ा खोलो, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने रिपोर्ट देख ली है, प्लीज़ एक बार बाहर आ जाओ। काफ़ी देर बाद अंदर से सुरभि की ठंडी और मजबूत आवाज़ आई, पृथ्वी अब यहाँ क्या लेने आए हैं आप? आपको तो वारिस चाहिए था ना, तो जाइए अपनी नई पत्नी के पास, वह आपको वारिस देगी। मेरे और मेरे बच्चे के पास अब आपका कोई काम नहीं। पृथ्वी रोते हुए बोला, सुरभि ऐसा मत कहो, वह बच्चा मेरा भी है, राजजादा खानदान का वंशज है, मैं उसे बिल्ला ले जाने आया हूँ। अंदर से सुरभि की कड़वी हंसी सुनाई दी और वह बोली, आपको सिर्फ वारिस की फिक्र है पृथ्वी, उस औरत की नहीं जिसने 5 साल आपकी बेरुखी और लोगों के ताने सहे। जिस दिन आपने करीना का हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाला उसी दिन आपने अपने वारिस का हक भी खो दिया। अब यह बच्चा सिर्फ मेरा है, उसका बाप मर चुका है। पृथ्वी ने दरवाजे पर सिर पटकते हुए कहा, सुरभि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं करीना को छोड़ दूंगा, तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो। अंदर से सुरभि की आवाज़ आई, बिल्कुल दो टूक और ठंडी, पृथ्वी एक औरत को छोड़कर दूसरी को घर लाना और फिर दूसरी को निकाल कर पहली को मानना आपके खानदान का खेल है, मेरी ज़िंदगी का नहीं। मैं अब कभी उस विला में कदम नहीं रखूंगी जहां मेरी ममता का सौदा किया गया। अब आप यहां से चले जाइए वरना मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँगी। पृथ्वी वहीं दहलीज पर बैठ गया। शायद पहली बार उसकी मर्दानगी और उसकी जिद एक औरत की खुददारी से टकराई थी और इस टकराव में जीत खुददारी की हुई थी। वह देर तक वहीं बैठा रहा लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सुरभि ने खामोशी से की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पृथ्वी के पछतावे के आंसू भी नहीं गिरा सके। जब वह खाली हाथ भारी कदमों से गाड़ी की तरफ लौटा तो उसे लगा कि वह किसी अमीर घर का मालिक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है जिसने अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी। उसने एक बार मुड़कर उस टूटे दरवाजे को देखा जहां उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियां और उम्मीदें थीं। वह खुद बाहर सड़क पर अकेला खड़ा था। अब पछतावे की आग उसे उम्र भर जलाने वाली थी क्योंकि सुरभि ने उसे माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया था और यह उसकी सज़ा की सिर्फ शुरुआत थी। बिल्ला की फिजा अब पहले जैसी नहीं थी। जहाँ कभी सुरभि की मोहब्बत की खुशबू बसती थी वहाँ अब करीना की चालाकियों और झूठी बातें की बदबू फैल चुकी थी।
जब पृथ्वी टूटे कदमों के साथ सुरभि के दरवाजे से खाली हाथ लौटा तो करीना लॉज में आराम से सोफे पर बैठी नेल पॉलिश लगा रही थी। उसने पृथ्वी को बदहवास हालत में देखा तो जहरीली मुस्कान के साथ बोली, क्यों पृथ्वी, मिला सुकून? देख ली अपनी उस वफादार बीवी की औकात जिसने आपको सरेआम जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पृथ्वी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर बोला, करीना अपनी जुबान पर काबू रखो, वह प्रेग्नेंट है, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं उसे उस जर्जर घर में उस हाल में नहीं छोड़ सकता। करीना इंतमान से उठी, पृथ्वी के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और मक्कार लहजे में बोली, पृथ्वी आप इतने सीधे कैसे हो सकते हैं? 5 साल तक वह औरत बाँझ रही और जैसे ही मैं इस घर में आई उसे अचानक बच्चा आ गया। क्या आपको यह सब सोची समझी चाल नहीं लगती? उसने जानबूझकर वह रिपोर्ट लॉज में गिराई ताकि आप भावुक होकर उसे वापस ले आएं और यहाँ मालकिन बनकर मुझ पर हुक्म चलाए। यह सब एक ड्रामा है पृथ्वी, वह आपको ब्लैकमेल कर रही है। किचन से बाहर आ रही सरला जी ने यह सुना तो तड़प उठी और सख्त आवाज में बोली, करीना सुरभि नेक दिल लड़की है, उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। अपनी जगह बनाने के लिए किसी मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। करीना ने तीखी नज़रों से सरला जी को देखा और ऊंची आवाज़ में बोली, अम्मा जी आप तो बस अपनी उस चहेती बहू के ही गुण गाती रहेंगी। उसे अच्छी तरह पता था कि पृथ्वी को औलाद की कितनी तड़प है, इसलिए किसी डॉक्टर से मिलकर यह झूठी रिपोर्ट बनवा ली, वरना 5 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हुई और आज फिर अचानक प्रेग्नेंट हो गई। पृथ्वी जो पहले से ही मानसिक दबाव में था, करीना की बातों में उलझने लगा। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, करीना क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सुरभि मेरे साथ ऐसा खेल खेल सकती है? करीना ने मौका देखकर उसका हाथ थाम लिया और मीठी आवाज़ में बोली, आज कल के ज़माने में कुछ भी नामुमकिन नहीं है पृथ्वी। अगर वह सच्ची होती तो सामने आकर बात करती, इस तरह चुप रहकर तमाशा नहीं बनाती। वह चाहती है कि आप उसके पीछे पीछे घूमते रहें, अपनी जिद और अपना स्वाभिमान छोड़ दें ताकि वह वापस आकर इस घर में मालकिन बन जाए और मुझे बाहर निकाल दे। पृथ्वी के मन में शक का बीज पड़ते ही करीना ने बिल्ला के कामकाज पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उसने सारे नौकरों को बुलाकर साफ साफ कह दिया कि आज से यहाँ की सारी चाबियाँ उसी के पास रहेंगी और सरला जी अब सिर्फ आराम करेंगी। जब काका ने उसका विरोध करना चाहा तो करीना ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम एक मामूली नौकर हो, अपनी हद में रहो वरना पृथ्वी से कहकर अभी तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। पृथ्वी अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, कभी सुरभि के साथ बिताए हुए पल याद करता और कभी करीना के जहरीले शब्द उसके कानों में गूंजते। उसे याद आता कि सुरभि की आंखें कितनी साफ और सच्ची थी, क्या वह सच में झूठ बोल सकती है? फिर उसके मन में ख्याल आता कि करीना की बात भी पूरी तरह गलत नहीं थी। 5 साल तक कभी कुछ नहीं हुआ तो अब अचानक कैसे मुमकिन है? करीना कमरे में आई, पृथ्वी के पास बैठकर प्यार जताते हुए बोली, इन बातों को छोड़िए पृथ्वी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैं कल की शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास चलती हूँ, हम अपना इलाज करवाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको बच्चे की खुशी मिल जाएगी। हमें किसी के झूठे सहारे की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी ने ठंडी सांस लेकर कहा, करीना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या। मेरा दिल कहता है कि सुरभि गलत नहीं थी। अब बस उस औरत को भूल जाइए जो आपकी इज्जत के खातिर नहीं बल्कि अपनी जिद की वजह से इस घर से गई है। बिल्ला में रोज यही सियासत चलती रही। करीना ने सरला को उनके कमरे तक सीमित कर दिया और पृथ्वी को लगातार सुरभि के खिलाफ भड़काती रही। कभी कहती कि सुरभि ने किसी वकील से बात की है ताकि आपकी जायदाद पर दावा कर सके, तो कभी कहती कि वह सोसाइटी में आपकी बुराई कर रही है। पृथ्वी धीरे धीरे करीना की बातों और उसके जाल में फंसता चला गया। फिर भी उसके दिल में किसी कोने में सुरभि की वह भर्राई हुई आवाज़ और वह मुड़ी हुई रिपोर्ट एक टिस बनकर चुभती रहती थी। शक और मोहब्बत की इस जंग में वह बुरी तरह उलझ चुका था, जबकि करीना हवेली की दीवारों को अपनी साजिशों से और ऊंचा करती जा रही थी ताकि सुरभि की वापसी का कोई रास्ता बाकी ना रहे। सरला जी रोती रहती मगर रायजादा हाउस में
अब सिर्फ करीना का हुक्म चलता और पृथ्वी एक कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचने लगा। उसे लग रहा था कि वह नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा, मगर हकीकत में वह अपनी ही तबाही के ऐसे गड्ढे में गिरता जा रहा था जहाँ से वापसी अब नामुमकिन नजर आने लगी थी। करीना ने बिल्ला के पुराने नौकरों को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया था ताकि सुरभि की कोई भी निशानी वहां बाकी ना रहे और वह पूरे हालात को अपनी मुट्ठी में कर सके। यह साजिश इतनी गहरी थी कि वह अपनी ही संतान और अपनी ही असली खुशी को बर्बाद कर रहा था। सुरभि के लिए वह कच्ची बस्ती का छोटा सा जर्जर मकान किसी किले से कम नहीं था, क्योंकि वहीं उसने अपनी आत्मसम्मान की नींव रखी थी। सुबह सूरज की पहली किरण जब टूटी हुई खिड़की से अंदर आती तो वह सूजी हुई आंखों के साथ उठती। उसने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया था। एक दिन मोहल्ले की औरत ललिता उसके पास आई और अपनापन जताते हुए बोली, बेटी तुम इतनी नाजुक हो, रायजादा खानदान की बहू होकर यह सिलाई का काम क्यों कर रही हो? क्या पृथ्वी ने तुम्हें खर्च के लिए कुछ भी नहीं दिया? मशीन का पहिया रोककर सुरभि ने ललिता को देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, दीदी, जिस मर्द ने अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा कर लिया हो उसके टुकड़ों पर पलने से बेहतर है कि मैं मेहनत करूं। मेरे हाथ की कमाई मेरे बच्चे के लिए साफ और सच्ची है। मुझे रायजादा जी के किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ पृथ्वी की हालात भी खराब थी। करीना की साजिशें उसे अपने काबू में तो रखती थी, मगर उसका ज़मीर उसे बार बार कचोटता था। अक्सर शाम ढलते ही वह अपनी महंगी गाड़ी दूर खड़ी करता और पैदल उस तंग गली तक चला जाता जहाँ से छुपकर सुरभि को देख सके। एक शाम उसने देखा कि सुरभि भारी बाल्टियाँ भर कर नल से पानी ला रही थी। उसकी सांस फूल रही थी। पृथ्वी से रहा नहीं गया। वह दौड़ता हुआ गली में घुसा और सुरभि के हाथ से बाल्टी छीनने की कोशिश करते हुए बोला, सुरभि, यह तुम क्या कर रही हो? इस हाल में इतना बोझ क्यों उठा रही हो? चलो मेरे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अपनी जान की दुश्मन क्यों बनी हुई हो? सुरभि ने झटके से बाल्टी पीछे खींच ली। उसकी आंखों में नफरत और अपमान की आग साफ झलक रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, पृथ्वी, पीछे हट जाइए। आपका यह दिखावा मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। जिस दिन आपने करीना का हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाला था, उसी दिन से आप मेरे लिए अजनबी हो गए हो। पृथ्वी तड़प उठा और बोला, सुरभि, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शक ने मेरी सोच पर पर्दा डाल दिया था, मगर यह बच्चा तो मेरा है ना, इसके लिए तो वापस आ जाओ। सुरभि ने कड़वे लहजे में जवाब दिया, यह बच्चा सिर्फ मेरा है पृथ्वी। आपने तो उसे झूठी रिपोर्ट कहकर अपनी जिद और अहंकार की तसल्ली कर ली थी। अब किसी से अपने हक की बात कर रहे हैं? याद रखिए, इसके नसीब में आपका नाम नहीं है। मेरी मेहनत की कमाई से पलेगा और इसे कभी यह नहीं पता चलेगा कि इसका बाप इतना कमज़ोर था कि दूसरी औरत की बातों में आकर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को घर से निकाल दिया। पृथ्वी वहीं गली के बीच खड़ा रह गया और सुरभि ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सुरभि के दिल में अब आत्मसम्मान की एक ऐसी ऊंची दीवार खड़ी है जिसे वह अपनी दौलत और रुतबे से भी नहीं गिरा सकता। मोहल्ले की दुकान पर जब वह सिगरेट लेने रुका तो दुकानदार ने उसे पहचान लिया और तंज भरे अंदाज में बोला, रायजादा जी, आपकी पत्नी तो बड़ी हिम्मत वाली है। कल तेज बुखार में तप रही थी, फिर भी उसने किसी से मदद नहीं ली। सारी रात जाकर लोगों के कपड़े सिलती रही। पृथ्वी का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। वह भारी कदमों से घर लौटा तो करीना ने माथे पर सिकन डालते हुए पूछा, कहाँ गए थे आप? फिर उसी औरत के पास। पृथ्वी ने गुस्से में उसे झिड़क दिया और कहा, बस करो करीना, वह औरत तपती धूप में अपनी इज्जत बचाकर जी रही है और तुम यहाँ बैठकर जहर उगल रही हो। मुझे अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। करीना हंसते हुए बोली, अरे पृथ्वी, वो सब नाटक कर रही है ताकि आपको तड़फा सके। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो खुद भागते हुए आएगी।
मगर पृथ्वी जानता था कि सुरभि उन औरतों में से नहीं। उसने अपनी आंखों में उसके जहोजत देखी थी। उसने देखा था कि कैसे फटे हुए दुपट्टे में भी वह रानी जैसी लगती थी, जबकि रेशमी कपड़ों पहनकर करीना उसे बदसूरत नजर आने लगी। सुरभि ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। वह रात भर जागती और सुबह होते ही काम में जुट जाती। उसकी हिम्मत देखकर बस्ती के लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। पृथ्वी ने कई बार कोशिश की कि किसी के जरिए उसे पैसे भिजवा दे, मगर सुरभि ने हर बार रकम वापस करवा दी। उसे साफ कह दिया था, राजदादा जी से कह देना कि अपनी खैरात अपनी नई बीवी पर लुटाएं। मेरी गैरत अभी जिंदा है। तब पृथ्वी को समझ आने लगा कि उसने सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि अपना सुकून, अपना घमंड और वह हक भी खो दिया जो एक बाप का होता है। वह हर रोज उस गली के चक्कर लगाता, मगर सुरभि ने कभी खिड़की से झांक कर भी उसे नहीं देखा। उसकी खुददारी पृथ्वी के पछतावे से कहीं ज्यादा बड़ी थी, और वही अब उसकी जिंदगी का फैसला बन चुकी थी। पृथ्वी राजदादा बिल्ला के बड़े बड़े कमरों में बेचैन घूमता रहा, जबकि सुरभि उस छोटे से तपते हुए मकान में अपने आने वाले कल के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी थी। उसे किसी के सहारे या किसी रिश्ते की जरूरत नहीं थी। वह खुद अपनी किस्मत लिखने वाली थी। उसका बोलने वाला अंदाज अब इतना सख्त हो चुका था कि पृथ्वी की हिम्मत ही नहीं होती कि उसके सामने जाकर आंखें मिला सके। उसे लगने लगा था कि उसने सुरभि को घर से नहीं निकाला, बल्कि सुरभि ने अपनी जिंदगी से उसे बाहर कर दिया और जीते जी उसे मार दिया। वह यह जहोजद अब सिर्फ जीने की नहीं थी, बल्कि पृथ्वी को उसकी औकात दिखाने की थी कि औरत अगर मोहब्बत में मोम बन सकती है तो खुददारी और नफरत में पत्थर भी बन सकती है। लंबा और घुटन भरा सफर तय करने के बाद वह रात सुरभि पर बहुत भारी पड़ी। जब दर्द की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया, मोहल्ले की औरत ललिता उसे पास के सरकारी अस्पताल में ले गई, जहां सफेद दीवारों और दवाइयों की तीखी गंध के बीच सुरभि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। दूसरी तरफ रायजादा हवेली में पृथ्वी बैठा था कि तभी काका ने आकर खबर दी कि सुरभि बेटी अस्पताल में भर्ती है। सुनते ही पृथ्वी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने करीना की आवाज़ों को अनसुना किया और नंगे पांव गाड़ी की तरफ दौड़ा। अस्पताल के कॉरिडोर में पहुंचते ही दूर से सुरभि की चीखें उसके कानों में पड़ी तो उसका कलेजा फट गया। दीवारों से टिककर जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आई और मुस्कुरा कर बोला, बधाई हो सुरभि जी के बेटा हुआ। पृथ्वी के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसी खुशी आई जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वह लड़खड़ाते कदमों से नर्स के पास गया और कांपती आवाज में बोला, मैं उसका पिता हूँ, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नर्स ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, सुरभि जी ने साफ मना किया कि उनके परिवार के किसी मर्द को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन आपकी हालात देखकर मैं बच्चों को नर्सरी की खिड़की पास ले आती हूँ। पृथ्वी ने शीशे से उस पार उस नन्ही सी जान को देखा जिसके चेहरे पर नए नक्श बिल्कुल उसके जैसे थे। उसका दिल चाहा कि वह शीशा तोड़कर अपने बेटे को सीने से लगा ले और कहे कि देखो तुम्हारा बाप आ गया। जो बच्चा राजदादा परिवार का वारिस कहलाने वाला था, वह इस वक्त एक गरीब सरकारी अस्पताल के नीले कपड़ों में लपेटा हुआ था। पृथ्वी बैठे बैठे बुदबुदाने लगा, सुरभि मुझे माफ कर दो, देखो हमारा बेटा आ गया, अब तुम मान जाओ। जब सुरभि होश आया और नर्स ने बताया कि पृथ्वी बाहर खड़ा रो रहा तो उसने थकी मगर सख्त आवाज में कहा, नर्स आप बाहर जाइए और उस आदमी को कह दीजिए कि उसका वारिस राजदादा बिल्ला में करीना से जन्म लेगा। है मेरा बच्चा और उसका नाम राजदादा नहीं सिर्फ विजय होगा। पृथ्वी ने जब यह सुना तो वह पागलों की तरह कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वहां मौजूद अस्पताल की सुरक्षा और स्टाफ ने पृथ्वी को रोक लिया। वह उछलकर चिल्लाया, सुरभि तुम क्या कर रही हो? यह मेरा खून है, इसकी रगों में राजदादा का खून बहता, तुम इसे मेरा नाम देने से कैसे रोक सकती हो? कमजोरी के बावजूद सुरभि ने अपनी आवाज पूरी ताकत भरकर कहा, पृथ्वी खून से रिश्ता तब बनता जब इरादा और इंसानियत जिंदा। आपने उसी वक्त इस खून को झूठा और गंदा कहा जब यह मेरे वजूद का हिस्सा बन रहा था। अब यह सिर्फ मेरा विजय है और मैं इसे अपने नाम से पहचान दूंगी। आपके घर की ऊंची दीवारें उस बेइज्जती का बोझ नहीं उठा सकती जो उसकी माँ ने झेली है। पृथ्वी ने कर सरला जी को पुकारा जो एक कोने में बैठी थी। उन्होंने उठकर अपने बेटे को देखा और भारी आवाज में कहा, तुमने बोया था आज वही फल काट रहे हो। इस लड़की ने अकेले जो दर्द सहे उनका हिसाब तुम नहीं दे सकते। तभी करीना भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। सारा हंगामा देखकर उसने ताने भरे लहजे में कहा, पृथ्वी चलिए यहाँ से। इस औरत ने पहले ही तय कर लिया है कि इसे आपकी ज़रूरत नहीं है, क्यों अपनी इज्जत और गिरा रहे हैं? पृथ्वी ने गुस्से में करीना को झटकते हुए कहा, चुप रहो करीना, तुम्हारी बातों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरे सामने है
और मैं उसे छू भी नहीं सकता। सुरभि ने नर्स को इशारा किया कि पृथ्वी को बाहर ले जाया जाए। जब सुरक्षाकर्मी उसे जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे तो उसकी चीखें अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थी और वह बार बार कह रहा था, सुरभि वह मेरा बेटा है, उसे मेरा नाम दो, उसे विजय रायजादा कहो। मगर सुरभि ने अपने बेटे को सीने से लगाकर धीमी लेकिन साफ शब्दों में कहा, मेरे बेटे तुम रायजादा नहीं बनोगे, तुम इंसान बनोगे, क्योंकि बड़े नामों वाले घरों में अक्सर दिल पत्थर के हो जाते हैं। उस रात पृथ्वी अपनी गाड़ी में अस्पताल के बाहर बैठा सिसकता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि किस्मत ने उसे वह खुशी तो दी जिसकी उसे बरसों से चाह थी, मगर वह खुशी उसके जीवन में नहीं आ पाई। वह बाप होकर भी अकेला रह गया था और रायजादा का वारिस अब एक छोटे से कमरे में सुरभि की गोद में पलने वाला था, जहाँ पृथ्वी का नाम लेना भी गुनाह था। उसे समझ आ गया था कि सुरभि की खुददारी ने उसे कितना छोटा कर दिया है। वह दौलत का मालिक होकर भी खाली हाथ था और सुरभि गरीबी में भी दुनिया की सबसे अमीर औरत थी, क्योंकि उसके पास सच और आत्मसम्मान था। आने वाला हर दिन पृथ्वी के लिए सजा बनने वाला था, क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा उसी शहर की हवा में सांस लेगा, मगर वह कभी उसे अपना कहकर बुला नहीं सकेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सुरभि ने अपने बेटे को चादर में समेटा और पृथ्वी की नज़रों से बचकर टैक्सी में बैठकर चली गई। पृथ्वी पीछे भागा, मगर टैक्सी दूर निकल चुकी थी, जैसे सुरभि उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई हो। अब बिल में सिर्फ मातम था और उसके दिल में वह टीस जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। बारिश तो आ गया था, मगर बाप बनने का हक खत्म हो चुका था। समय बीतता गया और यह आग पृथ्वी के घमंड को धीरे धीरे जलाकर राख करती रही, मगर वह जानता था कि वह बहुत नीचे गिर चुका है। वक्त की धूल ने बिल्ला की दीवारों पर उदासी की मोटी परत चढ़ा दी थी। 3 साल बीत जाने के बाद भी करीना की गोद सूनी थी। बिल्ला में अब बच्चों की किलकारियां नहीं, बल्कि करीना की चीखें और टूटते बर्तनों की आवाज़ें गूंजती रहती थी। एक दोपहर पृथ्वी लॉज में बैठकर अखबार पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि करीना साथ में मेडिकल रिपोर्ट लिए सीढ़ियों से उतरी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने रिपोर्ट्स मेज पर पटक दी और चिल्लाकर बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा। पृथ्वी, तुमने ही मुझे बदकिस्मत बना दिया। तुमने मुझ पर दबाव डाला था और अब देखो, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती। पृथ्वी ने चौंक कर रिपोर्ट्स की तरफ देखा और कांपते हाथों से उन्हें पढ़ने लगा। उसकी आंखें उन पंक्तियों पर जम गई जिन्होंने उसकी दूसरी उम्मीद का गला घोट दिया था। उसने थके हुए स्वर में कहा, करीना, मैंने तुमसे कभी जिद नहीं की थी, मैंने तो बस एक ख्वाहिश जताई थी। तुम्हारे कहने पर मैंने सुरभि को बाहर निकल जाने को कह दिया। ओह, तो अब वही सुरभि याद आने लगी है, वो औरत जिसका बेटा गलियों में पल रहा है और तुम यहाँ तड़प रहे हो। पृथ्वी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोला, हाँ, मुझे याद आती है, क्योंकि वो सच्ची थी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुमने साजिश की ताकि मैं उसे ठुकरा दूं और आज तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया है। करीना तड़प कर बोली, मैंने जो कुछ किया इस घर की मालकिन बनने के लिए किया। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत ही धोखा दे जाएगी। पृथ्वी कुर्सी से उठकर करीना के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मालकिन तो तुम बन गई करीना, लेकिन माँ नहीं बन सकी। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने एक प्रेग्नेंट औरत की बर्बादी की थी। सरला जी, जो दूर खड़ी सब सुन रही थी, आगे बढ़ी और करीना से बोली, बेटी, अभी भी वक्त है, सुधार कर लो। तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उस मासूम बच्चे को उसके पिता के साए से दूर कर दिया। करीना ने सरला जी को धक्का देते हुए कहा, चुप कर बुढ़िया, तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे ताने देने का। पृथ्वी ने गुस्से में करीना का हाथ झटक दिया और कांपती आवाज़ में बोला, मेरी माँ से बदतमीजी मत करना, वरना भूल जाना कि तुम मेरी पत्नी हो। करीना हंसते हुए बोली, पत्नी? आप मुझे कब मानते हैं? आपका दिल तो उन्हीं गलियों में पड़ा रहता है जहाँ सुरभि अपने गंदे बच्चों को पाल रही है। पृथ्वी ने गुस्से में करीना को जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, खबरदार, मेरे के बारे में एक शब्द कहा तो का खून है, मेरा वारिस है। करीना फर्श पर गिर पड़ी और सिसकते हुए बोली, तो जाइए ना, ले आइए उसे, वो कभी नहीं आएगी, उसने आपको ठुकरा दिया है।
पृथ्वी वहीं फर्श पर बैठा गया। उसके सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने हीरे को मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ एक बारिश की चाह में। और आज वो बारिश मौजूद है, लेकिन मेरे पास उसे छूने का भी हक नहीं है। पृथ्वी को याद आई वो आखिरी बात कि रायजादा खानदान के दिल पत्थर क्यों हो जाते हैं। उसे महसूस हुआ कि सारी दौलत, बिल्ला, इज्जत और रुतबा उसके लिए बेकार हो चुके हैं। करीना की जलन अब तूफान बन चुकी थी। वह बिल्ला में तोड़ फोड़ करती, पृथ्वी को परेशान करती, और एक दिन उसने बिल्ला की दीवारों पर लगी सुरभि की तस्वीरें जला दी, मगर पृथ्वी के दिल से सुरभि की याद नहीं जला सकी। पृथ्वी अक्सर रात को गाड़ी निकालकर सुरभि के घर के दरवाजे पर खड़ा रहता और वहां से आती विजय की हंसी की आवाज़ें सुनता। उसे लगता कि विजय की हर हंसी उसके गुनाह पर एक तमाचा है। एक दिन उसने देखा कि विजय छोटा सा बस्ता कंधे पर लटकाए सुरभि का हाथ थामे स्कूल जा रहा है। सुरभि के चेहरे पर थकान तो थी, मगर एक अलग सा आत्मसम्मान था। पृथ्वी का दिल चाहता था कि दौड़कर उसके कदमों में गिर जाए, मगर सुरभि की खुददारी की वह ऊंची दीवार उसे रोक देती थी। जब करीना ने देख लिया कि पृथ्वी अब पूरी तरह से उसके हाथ से निकल चुका है, तो उसने आखिरी चाल चली और पृथ्वी से कहा कि अगर आप इस बच्चे को यहाँ लाना चाहते हैं तो मैं उसे अपना लूँगी, मगर उसकी माँ यहाँ नहीं आएगी। पृथ्वी ने ठंडी और कड़ी नज़रों से करीना को देखा और कहा, तुम आज तक सुरभि को समझ ही नहीं पाई। वह इतनी कमज़ोर नहीं है कि अपने बच्चे को तुम्हारे जैसे लोगों की छांव में दे दे, और मैं भी अब इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि किसी की माँ से उसका बच्चा छीन लूँ। मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा मैं अकेले भुगतूंगा। रायजादा हाउस में अब सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बची थी। करीना की बच्चे की कमी ने उसे मानसिक रूप से बीमार बना दिया था। वह हर वक्त सुरभि को कोसती रहती और पृथ्वी पर शक करती। पृथ्वी ने सोचा था कि दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेगा, मगर उसे क्या पता था कि वह अपनी जीती जागती खुशियों को खुद ही तबाही में बदल चुका है। वह पूरी रात अपने कमरे में टहलता रहा और उसे सुरभि का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता रहा, जो कभी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने के लिए बेताब थी। पछतावे की आग ने पृथ्वी के चेहरे से वह सारा रब और घमंड जला दिया था। अब वह एक हार हुआ जुआरी लगने लगा था, जिसने अपनी सबसे कीमती दौलत एक छोटे से झूठे अहंकार में तबाह कर दी थी। करीना का तूफान अब भी जारी था, मगर पृथ्वी खामोश हो चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब खामोशी ही उसका नसीब है। यह बच्चे की कमी करीना की सज़ा नहीं थी, बल्कि पृथ्वी का वो हिसाब था जो उसके कर्मों का था। उसके दिल में अब बस एक ही तड़प बची थी, एक बार विजय की जुबान से पापा सुनने की। मगर वह जानता था कि सुरभि ने उसके नाम तक को अपनी ज़िंदगी से मिटा दिया है, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सूनापन था। शहर के सबसे बड़े होटल का हॉल रोशनी और शोर से भरा हुआ था। वहाँ एक नामी समाज सेवी संस्था का सालाना कार्यक्रम हो रहा था। पृथ्वी परिवार के सामाजिक दबाव में वहाँ मौजूद तो था, मगर उसका मन कहीं और कैद था। वहाँ एक कोने में जूस का गिलास थामे खड़ा था और लोगों से औपचारिक दूरी बनाए हुए था कि तभी हाल में बड़े प्रवेश द्वार से एक जानी मानी महिला अंदर दाखिल हुई, जिसने नीली सादा लेकिन बेहद सलीकेदार साड़ी पहन रखी थी, और उसके हाथ साथ लगभग 6 साल का एक खूबसूरत सा बच्चा था, जिसकी आंखें बिल्कुल पृथ्वी जैसी थी। पृथ्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने पहचान लिया कि वह सुरभि है, वही सुरभि जो कभी उसकी ठोकरों में थी और आज एक कामयाब महिला बनकर समाज सेवी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद थी। सुरभि के चेहरे पर अब थकान का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी मुस्कान थी जो दुखों की आग में तप कर और भी मजबूत हो चुकी थी। पृथ्वी के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। लोग सुरभि को घेर कर उसकी
हिम्मत, संघर्ष और सफलता की तारीफ कर रहे थे। दरअसल सुरभि ने कड़ी मेहनत की और फिर उसका सरकारी टीचर के पद पर चयन हुआ। लेकिन उसने अपने ज्ञान को सिर्फ स्कूल के बच्चों तक ही सीमित नहीं रखा। उसने अपनी सैलरी से एक अलग संस्थान खोला जिसमें आज वह हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। और इसी की वजह से आज उसे सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जब पृथ्वी बिल्कुल उसके सामने पहुँचा तो सुरभि की नज़र उस पर पड़ी। उसने एक पल के लिए भी नजरें नहीं झुकाई। उसकी आंखों में ना शिकायत थी ना दर्द, बल्कि एक ऐसी पहचान थी जैसे कभी किसी अपने के लिए हुआ करती थी। पृथ्वी ने हकलाते हुए कहा, सुरभि तुम यहाँ? सुरभि ने बेहद संयम के साथ जवाब दिया, जी मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर खड़ी हूँ, किसी के नाम की मोहताज होकर नहीं। पृथ्वी ने विजय की तरफ हाथ बढ़ाया तो बच्चा डर कर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर छिप गया। पृथ्वी की आंखों में आंसू भर आए और वह बोला, सुरभि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद खराब बना ली है। करीना ने मुझे कभी कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा परिवार उजड़ गया। मुझे बस एक बार अपने बेटे को गले लगाने दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ। सुरभि ने विजय के सिर पर हाथ फेरा और पृथ्वी की आंखों में आंखें डालकर साफ शब्दों में कहा, नहीं पृथ्वी, आपको तो वारिस चाहिए था ना, लीजिए देख लीजिए, मेरा बेटा आपका विजय आपके सामने खड़ा है। अब चाह पूरी नहीं होती। उस दिन आपको सिर्फ खून दिखता था, इसलिए देख लीजिए, यह रायजादा खानदान का ही खून है, मगर इसमें आपकी परवरिश का एक अंश भी नहीं है। पृथ्वी गिड़गिड़ाते हुए बोला, सुरभि मैं सब कुछ तुम्हारे और विजय के नाम कर दूंगा, तुम बस वापस आ जाओ। सुरभि ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, रायजादा साहब, जो महल आप देने की बात कर रहे हैं उसकी नींव मेरी बेइज्जती पर रखी गई है। मुझे आपकी वह दुनिया नहीं चाहिए। मेरी अपनी छोटी सी दुनिया मुझे बहुत प्यारी है, जहां हम सुकून से सांस लेते हैं। पृथ्वी वहीं खड़ा रह गया और सुरभि उसे एक जिंदा लाश की तरह पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर खड़ी करीना यह सब देख रही थी। वह पृथ्वी का पीछा करते हुए वहां पहुंची थी। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने साफ देख लिया था कि पृथ्वी पूरी तरह सुरभि का हो चुका। उसके दिमाग में खौफनाक ख्याल आया कि अगर वह बच्चा ही ना रहे तो पृथ्वी कभी सुरभि से जुड़ नहीं पाएगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सुरभि पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी और विजय थोड़ा आगे दौड़ रहा था, तभी करीना ने मौका पाकर अपने किराए के गुंडों को इशारा किया। एक तेज रफ्तार काले रंग की गाड़ी विजय की तरफ बढ़ी। सुरभि की चीख निकल गई, विजय बेटा! लेकिन उससे पहले कि गाड़ी बच्चे को टक्कर मारती, पृथ्वी जो करीना की हर हरकत पर नजर रखे हुए था, बिजली की तेज से लपका और विजय को धक्का देकर खुद गाड़ी के सामने आ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और पृथ्वी कई फीट दूर जा गिरा। सड़क पर खून फैल गया। विजय सुरक्षित था मगर पृथ्वी बेहोश पड़ा था। सुरभि बदहवास होकर उसकी तरफ दौड़ी और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। पृथ्वी ने अधखुली आंखों से सुरभि को देखा और कमजोर आवाज में कहा, सुरभि देखो, मैंने अपने बेटे को बचा लिया। क्या अब मैं उसे अपना बेटा कह सकता हूँ? सुरभि के आंसू उसके जख्मों पर गिरने लगे। वह रोते हुए बोली, पृथ्वी आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस आ रही है। पृथ्वी ने खून से सना हाथ बढ़ाकर विजय का हाथ पकड़ने की कोशिश की और धीमे से कहा, बेटे अपने पापा को माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिया है। दूर खड़ी करीना यह सब देख रही थी। पुलिस को आता देखकर वह भागने लगी मगर लोगों ने उसे पकड़ लिया। सुरभि ने करीना की तरफ नफरत भरी नज़र से देखकर कहा, करीना तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक बच्चे को मारने की कोशिश की है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर सुरभि जमीन पर बैठकर रो रही थी। पृथ्वी ने आज अपनी जान दांव पर लगाकर साबित कर दिया था कि वह सच में पछता रहा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, रायजादा साहब की हालत बहुत नाजुक है मगर उसकी जीने की इच्छा उन्हें बचा सकती है। तभी विजय बार बार पूछने लगा, मम्मा वो अंकल कौन थे जिन्होंने मुझे बचाया? सुरभि ने रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, वो तुम्हारे पापा हैं बेटा, बहुत बहादुर। जब पृथ्वी को होश आया तो उसने अपने सिरहाने सुरभि और विजय को बैठे देखा। कमजोरी सी आवाज़ में उसने कहा, सुरभि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? सुरभि ने
खामोशी से उसका हाथ थाम लिया और बोली, पृथ्वी जान की बाजी लगाकर आपने मेरा भरोसा तो खरीद लिया है, मगर रायजादा हाउस में वापसी का फैसला वक्त करेगा। पृथ्वी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों चाहिए हो। चाहे वह तुम्हारा वह छोटा सा घर ही क्यों ना हो, मैं वहीं तुम्हारे कदमों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। करीना को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। वह सलाखों के पीछे अपनी जलन और नफरत की आग में जल रही थी, जबकि पृथ्वी का पछतावा उसे एक नई जिंदगी की तरफ धकेल चुका था। जब विजय ने पहली बार उसे पापा कहकर पुकारा तो पृथ्वी को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया पूरी हो गई हो। उसे समझ आ गया कि रिश्तों में अहंकार उचित नहीं होता और सुरभि ने उसे यह सबक बहुत महंगे दाम पर सिखाया था। मगर अब उसके बीच ना कोई सहारा था, ना बिल्ला, ना कोई तीसरा रिश्ता, सिर्फ एक बाप, एक माँ और उनका बेटा था। और उस दिन पृथ्वी ने सच में खुद को दोबारा जीत लिया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब पृथ्वी बिल्ला पहुंचा तो उसकी आंखों से जैसे पट्टी उतर चुकी थी। करीना सोफे पर बैठी थी और वकील से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके लहजे में अब भी वही घमंड झलक रहा था। पृथ्वी ने गुस्से में उसके हाथ से फ़ोन छीना और दीवार पर दे मारा। करीना हक्का बक्का रह गई और चिल्लाकर बोली, पृथ्वी यह क्या बदतमीजी है? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। बड़ी मुश्किल से जमानत मिली है। पृथ्वी ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, करीना यह डर नहीं, तुम्हारा जुर्म बोल रहा है। पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया है जिन्होंने मेरे बेटे पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी, और उन्होंने कबूल कर लिया है कि तुमने उन्हें पैसे दिए थे। करीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कांपती आवाज़ में बोली, वह तो मैं बस सुरभि को डराना चाहती थी। पृथ्वी चिल्लाते हुए बोला, बस करीना, बहुत हो गया। तुमने 5 साल तक प्यार के नाम पर झूठ बोला। तुमने कहा कि सुरभि बांझ है। तुमने मेरे कान भरे और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब इस पल के बाद तुम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। करीना चीखती चिल्लाती रही, मगर पृथ्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिल्ला के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बिल्ला में गहरी खामोशी छा गई थी। सरला जी अपने कमरे में थी और पृथ्वी उस आलिशान हाल में अकेला खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि जो बिल्ला कभी आवाज़ों और रौनक से भरा रहता था, आज किसी शमशान जैसा लग रहा है। उसने सुरभि की एक पुरानी तस्वीर उठाई, उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वह सुरभि के छोटे से घर पहुंचा और बिना दस्तक दिए अंदर चला आया और उसके कदमों में गिर पड़ा। सुरभि घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, पृथ्वी यह आप क्या कर रहे हैं? उठिए, लोग क्या कहेंगे? पृथ्वी सिसकते हुए बोला, सुरभि लोग जो कहें कहें, सच तो यह है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे माफ़ कर दो। मैं करीना को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। अब वो घर तुम्हारा है। विजय का भविष्य वहाँ सुरक्षित है। सुरभि ने ठंडी नज़रों से उसे देखा, विजय को अपने पास खींच लिया और बोली, पृथ्वी आपको क्या लगता है एक बार माफ़ी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपने मुझे सबके सामने अपमानित किया था। मेरा आत्मसम्मान टूट चुका है और टूटे हुए बर्तन कभी जुड़ते नहीं। पृथ्वी तड़पते हुए बोला, सुरभि मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मगर विजय को उसका बाप चाहिए। वो हर रोज़ मुझसे मिलने की जिद करता है। सुरभि ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, आपने विजय की जान बचाई है और आप उससे सच में प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपको उससे मिलने की, उसके साथ वक्त बिताने की, उसके साथ खेलने की, उसे घुमाने फिराने की पूरी इजाज़त देती हूँ। और वह आपके ख़ानदान के वारिस के तौर पर जाना जाएगा और पिता के नाम में आपका नाम लिखा जाएगा। इस बात का अधिकार भी मैं आपको देती हूँ क्योंकि आपने उसके जीवन को सुरक्षित किया है और मैं इस बात को अनदेखा नहीं कर सकती। और जब विजय आपके साथ घुल मिल जाएगा तो मैं उसे समझाऊंगी कि वह महीने में कुछ दिन आपके और अपनी दादी के साथ बिला में गुजारे। और जब विजय समझदार हो जाएगा तो फिर वह अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही ले लेगा। उसे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, वह खुद तय करेगा। मैं आपसे आपका बेटा अब नहीं छीनूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझसे मेरे बेटे को दूर नहीं करेंगे। एक सामंजस्य से बिठा कर रखेंगे जिससे वह हम दोनों से जुड़ा रहे। लेकिन मैं उस हवेली में कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि आप हर
चीज़ का दोष करीना को नहीं दे सकते। करीना अपनी मर्जी से आपके घर में नहीं आई थी, उसे लाने वाले आप खुद थे, क्योंकि आप वारिस की चाह में इतने अंधे हो चुके थे कि जीवन साथी के रिश्ते को आपने खुद किनारे कर दिया। आपको मुझसे वारिस मिल गया और करीना से नहीं, इसलिए आपको मेरी कदर समझ आई। अगर हालात उल्टे होते, अगर मुझसे आपको संतान ना मिलती और करीना आपको वारिस दे देती, तो शायद आप कभी मेरी कदर नहीं करते। इसलिए हर बात का दोष करीना पर डालना बंद कीजिए। वह आपके घर तक तभी पहुंची थी जब आप खुद उसका हाथ पकड़कर उसे लाए थे, सिर्फ घर तक नहीं बल्कि हमारे कमरे तक भी। और इस सच्चाई को मैं कभी नहीं भूल सकती। इसलिए मेरा उस घर में लौटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। जब मन हुआ आपने मुझे घर से निकाल दिया, जब मन हुआ दूसरी औरत को ले आए, और जब मन भरा तो उसे भी बाहर कर दिया और फिर मुझे वापस बुलाने लगे। औरत कोई कठपुतली नहीं होती जो किसी के इशारे पर घूमे। अगर आपको मेरी कदर होती तो आप दूसरी औरत को घर लाने की हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता अपने आप में पूरा होता है। बच्चा होना या ना होना अलग बात है। आपको रायजादा खानदान का वारिस चाहिए था, वो आपको मिल चुका है। अब मुझसे और कोई उम्मीद मत रखिए। सुरभि की बातें सुनकर पृथ्वी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठा रहा, क्योंकि वह सच कह रही थी। करीना को वहीं तो घर लाया था। अगर सुरभि उसकी जगह किसी और मर्द को ले आती तो क्या वह माफ़ कर पाता? शायद कभी नहीं। वह सुरभि से इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं करता था कि उसके बिना जी ना सके, तभी तो उसने उसे बिल्ला से निकाल दिया और उसकी जगह किसी और औरत को बिठा लिया। जो सच में प्यार करते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते। उनके लिए सबसे ज़रूरी उनका साथी होता है। सुरभि सख्त लहजे में बोली कि आपको विजय के पिता होने का हक जरूर मिला है, लेकिन आप कभी मुझ पर पति होने का रुतबा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वह हक आपने बहुत पहले खो दिया था। पृथ्वी समझ चुका था कि सुरभि कमज़ोर औरत नहीं है जिसे इमोशनल ब्लैकमेल से वापस लाया जा सके। उसने तय कर लिया कि कम से कम विजय का रिश्ता उससे बना रहे। बिना देर किए उसने कहा, मुझे सब मंजूर है सुरभि, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। उसने विजय को गोद में उठाकर कहा, मैंने वारिस की चाह में तुम्हें खो दिया था, लेकिन आज समझ आया कि औलाद से पहले पत्नी का सम्मान जरूरी होता है। रायजादा हाउस का माहौल बदल चुका था। पृथ्वी विजय को लेकर बिल्ला आया। विजय पहले तैयार नहीं था, लेकिन सुरभि ने समझाया कि वह उसके पापा हैं और वही उसका घर है जहां उसकी दादी उसका प्यार कर रही है। माँ की बात मानकर विजय बिल्ला आ गया। सरला जी ने उसका दिल से स्वागत किया। विजय को अपने पिता का प्यार मिला। वह कुछ दिन हवेली में रहता और कुछ दिन अपनी माँ के साथ छोटे से घर में। पृथ्वी ने कभी विजय को सुरभि से अलग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी गलतियों से सीख लेकर उसने माँ की जगह बेटे के दिल में और मजबूत कर दी। सुरभि आत्मसम्मान से भरी अपनी जिंदगी में खुश थी और विजय अपनी माँ की इज्जत करना जानता था। वह जहाँ भी रहता माँ के दिए संस्कार कभी नहीं भूलता। वक्त बीतता गया और विजय एक समझदार सुलझा हुआ इंसान बन गया, जो औरतों की इज्जत और उसकी वैल्यू समझता था। सुरभि और पृथ्वी दोनों के घरों के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले थे। उन्होंने हालात के साथ सामंजस्य बिठा लिया था। सुरभि ने अपना आत्मसम्मान जीत लिया था और रायजादा हवेली अब हर उस इंसान के लिए खुल चुकी थी जो मोहब्बत और इंसानियत पर यकीन रखता हो। पृथ्वी रायजादा को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि सच्ची खुशी रिश्तों की सच्चाई में होती है, ना कि बंद कमरों की साजिशों में। हर किसी की किस्मत में वफादार मोहब्बत नहीं होती। कुछ लोग बेवफाई झेलते हैं और कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें वफाएं मिलती हैं। हालात जैसे भी हों, इंसान को खुद को मजबूत रखना चाहिए और टूट नहीं देना चाहिए। अगर आपको वफादार जीवन साथी मिला है तो उसकी कदर करें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी किस्मत में मोहब्बत और वफादारी दोनों लिखी होती है।
रिश्तों में झुकना ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा झुकने पर इंसान टूट जाता है। अपनी वैल्यू बनाए रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा रखें और जिस रिश्ते को हम मानते हैं उसमें कभी धोखा ना दें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।